थर्मोडायनेमिक्स में आज हम शुरू करेंगे एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन से। कल आप एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन देख चुके हैं, ठीक। इसका मतलब भी आपको समझ में आता होगा, एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन, कि किसी भी लिक्विड को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, गैस में, यानी कि वेपर में कन्वर्ट करते हैं। तो उसको हम जितनी मात्रा में क्या देते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं, वही क्या कहलाता है, उसका एंट्रोपी चेंज कहलाएगा। समझ में आ गया? जानकारी के लिए हमें बता दें, यह भी आपका लैटेंट हीट के बराबर होता है। बात पकड़ में आया मेरा? हमने यहाँ पे क्या कहा कि एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन का जो एनर्जी हम देते हैं, जो हीट देते हैं, वो किस हीट के बराबर होता है, लैटेंट हीट के बराबर होता है। समझ में आया? देखिए ये लिखा हुआ है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब समझ में आता है आप लोगों को कि किसी लिक्विड को हम क्या करेंगे, बॉईल करेंगे, तभी वो क्या होगा, वेपर में कन्वर्ट होगा। इज कन्वर्टेड इनटू वेपर एंड एट दिस टेम्परेचर द इक्विलिब्रियम बिटवीन द लिक्विड एंड द वेपर इज एस्टैब्लिश्ड। जो टेम्परेचर होता है वो क्या हो जाता है, बराबर, इक्वल हो जाता है। किसके किसके बीच में, वेपर और लिक्विड के बीच में। समझ पा रही है? इन दिस प्रोसेस इज द सेम एज द लैटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन। यहाँ पे जो आपका हीट प्रोवाइड हम दे रहे हैं लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए, वो हीट लैटेंट हीट के बराबर होता है। समझ में आया? लैटेंट हीट पढ़ी है ना? लैटेंट हीट, 1 ग्राम सॉलिड को हम लोग क्या करते हैं, लिक्विड करने के लिए जो हीट प्रोवाइड करते हैं उसी को हम लोग लैटेंट हीट कहते हैं। और उसमें जितना हीट लगता है उतना ही हीट इसमें लगता है आपका एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन। समझ पाई? चलिए, आपके पास में क्या है, हमारे पास लिक्विड, इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, सॉलिड, वेपर में कन्वर्ट करेंगे, या गैस भी आप लिख सकते हैं। और थोड़ी सी जानकारी वाली बात कि जब आप लिक्विड को क्या दिए, एनर्जी दिए, हीट दिए, हीट क्या है, एनर्जी तो है, तब ये लिक्विड फॉर्म से किस में चेंज हो गया, वेपर में चेंज हुआ। तो इसका जो आपका डेल्टा एच आएगा वो प्लस में आएगा या माइनस में आएगा? ये लिक्विड है ना, लिक्विड को आप क्या दिए, हीट दिए, एनर्जी दिए, तो ये हीट मतलब लिक्विड किस में कन्वर्ट हो गया, वेपर में। तो इसका डेल्टा एच प्लस में आएगा या माइनस में आएगा? प्लस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। मतलब ये हीट को क्या कर रहा है, अब्जॉर्ब कर रहा है। अब्जॉर्ब कर रहा है, उसका क्या मतलब हुआ कि ये कैसा प्रोसेस है, हमारा एंडोथर्मिक प्रोसेस। और एंडोथर्मिक प्रोसेस हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। क्लियर? तब इस केस में आप लिख सकते हैं डेल्टा एस। डेल्टा एस का मतलब क्या हुआ, चेंज इन एंट्रोपी। इसको हम बदल रहे हैं, वेपोराइजेशन करा रहे हैं, इक्वल टू फाइनल आपका क्या मिला, वेपर मिला। इनिशियल में क्या था, लिक्विड था। तो क्या होगा हमारा फार्मूला एस वेपर माइनस एस लिक्विड। फार्मूला हमने पढ़ के रखा है, जानते हैं ना, डेल्टा एस इक्वल टू, क्या जानती है, डेल्टा एस इक्वल टू वही है यहाँ पर। आया समझ में बात? अगर इसको आप फॉर्मूला में तोड़ना चाहें, जैसे कि डेल्टा एस वेपर इक्वल टू क्या होगा आपका, डेल्टा एच वेपर बाई टी। क्लियर? लेकिन यहां पे टेम्परेचर का कंडीशन को आप थोड़ा सा समझ लेंगे। जब हम किसी लिक्विड को किस में कन्वर्ट करते हैं, वेपर में कन्वर्ट करते हैं, तो हमको हीट कितना देना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस देना होता है। पकड़ पा रही है? जब आप किसी लिक्विड को 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देंगे, तभी उसका स्टेट लिक्विड से वेपर यानी कि गैस में कन्वर्ट हो सकता है। बात पकड़ में आ रहा है यहाँ पे? तो चलिए समझ लेते हैं
कि 0 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होता है? 273 केल्विन के बराबर होगा। तो इसको वेपर करने के लिए हमको कितना टेम्परेचर देना पड़ा? 100 डिग्री सेल्सियस। तो 273 प्लस 100 इक्वल टू 373 केल्विन। जब भी आप न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तो आप टी के जगह में क्या प्रयोग करेंगे? 373 केल्विन। ये 373 केल्विन क्यों आया पता चला यहाँ पे? हाँ, क्योंकि हम इसको लिक्विड को वेपर बना रहे हैं और वेपर हमारा 100 डिग्री सेल्सियस पे बनती है। समझ पाई बात को? लिख लेंगे बदल में। अब इसको भी अंडरलाइन कर दीजिएगा। यहाँ पे जो हीट लगता है वो हीट किसके बराबर होता है? लैटेंट हीट के बराबर होता है। चलिए आगे ध्यान दीजिए। आगे हमने क्या लिखा? एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग फेज ट्रांजिशन इज नॉट ओकर। यानी कि जब हम क्या करते हैं, किसी सिस्टम का एंट्रोपी को चेंज कर देते हैं लेकिन उसका स्टेट नहीं बदलता है। यही हम सीखे हैं कि अगर सॉलिड है तो सॉलिड में ही रहेगा, लिक्विड है तो लिक्विड में रहेगा और गैस है तो गैस में ही रहेगा। लेकिन उसका एंट्रोपी बदल जाएगा लेकिन उसका स्टेट फंक्शन नहीं बदलेगा। समझ में आया? तो ये इसका डेफिनेशन क्या कहता है उसको समझिएगा। इवन इफ फेज ट्रांजिशन डिड नॉट ओकर द वैल्यू ऑफ एंट्रोपी चेंज, उसका जो फेज ट्रांजिशन है वो नहीं बदलेगा लेकिन उसका एंट्रोपी का वैल्यू जो है वो क्या होगा? बदल जाएगा। और बदलेगा तो कैसे बदलेगा? वुड बी पॉजिटिव। हमेशा किसमें बदलेगा? पॉजिटिव में बदलेगा। ये लाइन भी आप अंडरलाइन करेंगे कि जब भी इसका एंट्रोपी बदलेगा तो कभी भी नेगेटिव में नहीं बदलेगा। किसमें बदलेगा? हमेशा पॉजिटिव में ही बदलेगा। समझ पा रही है? इन दोज रिएक्शन, इस रिएक्शन में इन विच द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट का क्या होगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द रिएक्टेंट। जो इसका रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल्स होगा उससे हमेशा प्रोडक्ट का मॉलिक्यूल्स का नंबर क्या होगा? ज्यादा होगा। लेकिन स्टेट सबका क्या रहेगा? हमारा सेम होगा। गैस है तो गैस में रहेगा, सॉलिड है तो सॉलिड में रहेगा, लेकिन दोनों का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगी? अलग अलग हो जाएगी। रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल्स क्या होगा? कम होगा और प्रोडक्ट का मॉलिक्यूल्स क्या होगा? ज्यादा होगा। यही लिखा हुआ है, रिएक्टेंट इन द पार्टिकुलर स्टेट। बात समझ में आ गया? अब थोड़ी सी जानकारी कि जिसके पास में जितनी ज्यादा मॉलिक्यूल्स होगी उसके पास में उतना ज्यादा एंट्रोपी होगा। मेरा बात नहीं समझ में आया? कि जिसके पास में जितना ज्यादा क्या होगा? मॉलिक्यूल्स होगा, उसके पास में उतना ज्यादा एंट्रोपी होगा, एनर्जी होगा। यहाँ पे हम डिसऑर्गेनाइज और ऑर्गेनाइज का बात नहीं कर रहे हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं। बात पकड़ में आया यहाँ? कि मॉलिक्यूल्स अगर आपका डिसऑर्डर है तो उसका एंट्रोपी ज्यादा होता है, अगर मॉलिक्यूल्स ऑर्डर में है तो उसका एंट्रोपी कम होता है। तो हम यहाँ पे ऑर्डर और डिसऑर्डर की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसका बात कर रहे हैं? नंबर की बात कर रहे हैं। समझ में आया? तो जिसके पास में जितना ज्यादा क्या होगा? मॉलिक्यूल्स का नंबर होगा, उसके पास में उतना ज्यादा क्या होगा? एंट्रोपी होगा। इसीलिए तो इसका वैल्यू हमेशा किसमें आएगा? पॉजिटिव में आएगा। बात पकड़ में आया? देख लेते हैं एग्जाम्पल पे, हम लोग को क्लियर समझ में आएगा। PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, इसका स्टेट क्या है? गैस है कि नहीं है? जब हम इसको क्या करते हैं? रिएक्ट करा देते हैं, डिकम्पोज करा देते हैं, तो ये क्या बनता है उसको ध्यान से देखिएगा। PCl3 प्लस Cl2 बनेगा। बात पकड़ में आया यहाँ पे? अब इसका स्टेट भी यहाँ पे क्या है? गैस है, और इसका स्टेट भी यहाँ पे क्या है? गैस है। यही तो बोला है ये कि इंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग फेज ट्रांजिशन इज नॉट ओकर। यहाँ पे इसका एंट्रोपी को हम क्या किए? चेंज किए। क्या इसका फेज बदला?
ये गैस है तो इधर का भी क्या है आपका गैस ही है। बात पकड़ में आया? अब थोड़ा सा समझ लेते हैं कि एन क्या है आपका? नंबर ऑफ मोल्स। इतनी सी बात आपको समझ में आता है, नंबर ऑफ मोल्स। आर का मतलब रिएक्टेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट इक्वल टू, समझिएगा इसका आगे कुछ नहीं मतलब क्लियर? डाउट है? ये आपका प्रोडक्ट है दोनों, तो PCl3 को हम NP लिख सकते हैं। कितना इसका आगे? 1 है कि नहीं है? बीच में क्या साइन? प्लस। ये भी आपका प्रोडक्ट है, तो इसको भी हम NP लिख सकते हैं। ये भी तो हमारा क्या है? प्रोडक्ट ही है। Cl नहीं है प्रोडक्ट? Cl के आगे कितना? 1। तो कितना हो गया? 1 इक्वल टू 2। अब बात पकड़ में आया कि रिएक्टेंट के पास में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना है? 1, जबकि प्रोडक्ट के पास में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना हो गया? 2। क्लियर? तो डेल्टा N इक्वल टू क्या मिलेगा आपको बताइए? फॉर्मूला, जैसे डेल्टा S का फॉर्मूला हम लोग डाल रहे थे, बोलिए। डेल्टा N इक्वल टू डेल्टा P माइनस डेल्टा R, यही तो लिखेंगे। तो डेल्टा N इक्वल टू डेल्टा P आपके पास में 2 माइनस 1 इक्वल टू 1। इतना मॉलिक्यूल्स आपके पास में ज्यादा है? नहीं है? और इसके पास में ज्यादा है तो इसका एंट्रोफी हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव में होगा, इंक्रीज में होगा। एंट्रोफी हमेशा किस में होगा? पॉजिटिव में होगा। बात पकड़ में आया? यही चीज यहां पे लिखा हुआ है। ये डेफिनेशन में भी सेम टू सेम यही बातें लिखा गया है। समझ में आ गया? H ट्रांजिशन डिड नॉट ओकर। गैस है, गैस है, गैस है। द वैल्यू ऑफ एंट्रोफी चेंज, इस एंट्रोफी का वैल्यू क्या हो गया? चेंज हो गया। है कि नहीं है? वुड बी पॉजिटिव, हमेशा किस में आया? पॉजिटिव, +1 आया। इन दोज रिएक्शन इन विच द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट है आपका, इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द रिएक्टेंट। प्रोडक्ट का मॉलिक्यूल्स हमेशा रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल से ज्यादा होगा। ये लिखा हुआ है और यहाँ पे हमको ये चीज दिखाई देती है। और इसी प्रोसेस को इसके नाम से जानते हैं एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग फेज ट्रांजिशन इज नॉट ओकर के नाम से जानते हैं। बात पकड़ में आया? Entropy change and entropy change and spontaneity of a process। हो गया? ध्यान दीजिएगा, स्पॉन्टिनिटी, सेल्फ, स्वतः। हिंदी में बोलना चाहेंगे तो अपने आप। ऐसे लिखते हैं स्वतः? कैसे लिखते हैं? अच्छा, यहाँ पे बिंदु लगा दें ऐसे। अभी सही है? हाँ, चलिए। सेल्फ का मतलब समझ में आया ना? अपने आप, जिसको हम बोल सकते हैं। एंट्रोफी चेंज मतलब एंट्रोफी का बदलना, और स्वयं क्या करेगा? वो अपना एंट्रोफी को बदलेगा। उसमें हमको कोई भी काम करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और इस प्रोसेस को क्या क्या प्रोसेस कहते हैं देखते हैं। इस प्रोसेस को पहले हम 2 भाग में बांट देंगे। कितना भाग में बांट देते हैं? 2 भाग में बांटते हैं। चलिए बांटिए 2 भाग में इस तरह से। फर्स्ट पार्ट को आइसोलेटेड सिस्टम कहा जाता है। क्या कहते हैं? आइसोलेटेड सिस्टम कहा जाता है। क्लियर? और दूसरा भाग को ओपन सिस्टम कहते हैं। ओपन
सिस्टम कहा जाता है। हो गया। आगे चल के आपका ओपन सिस्टम को फिर दो भागों में बांट दिया जाता है ना। ओपन सिस्टम को आगे चल के दो भाग में फिर बांटा जाता है। पहला भाग को कहते हैं हम लोग इनरिवर्सिबल प्रोसेस। इनरिवर्सिबल प्रोसेस, इनरिवर्सिबल प्रोसेस। और दूसरा भाग को इरिवर्सिबल प्रोसेस कहा जाता है। ये ओपन सिस्टम को दो तरह से बांट दिया जाता है। अब हो गया। ये आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब आपको समझ में आता है ना। उसका मैटर चेंज होगा ना, उसका क्या होगा, हीट एनर्जी चेंज होगा। समझ में आ गया। लेकिन यहाँ पे स्पॉन्टेनिटी में ओपन सिस्टम पे आपका जो एंट्रोपी है वो हमेशा क्या होता है, बढ़ता है। हम यहाँ पर डिटेल्स नहीं जाएंगे क्योंकि हम पीछे ये सब सारी बातें पढ़ चुके हैं कि ओपन सिस्टम क्या होता है, क्लोज सिस्टम क्या होता है, आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है। लेकिन हम सिर्फ इसको एंट्रोपी के अकॉर्डिंग्स में देख रहे हैं। और बस आपको इतना जानना है कि एंट्रोपी के अकॉर्डिंग्स में आइसोलेटेड जो सिस्टम होता है, इस आइसोलेटेड सिस्टम का एंट्रोपी क्या होता है, इंक्रीज होता है। एंट्रोपी क्या होता है आइसोलेटेड सिस्टम का, इंक्रीज होता है। लिख लिए? उधर से आते हैं हम लोग। सेकंड नंबर पे क्या है आपका, ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम का क्या मतलब, लिख लीजिए। इन दिस टाइप ऑफ सिस्टम, इन दिस, बात पकड़ में आया कि ओपन सिस्टम पे आपका एनर्जी और मैटर दोनों क्या हो सकता है, एक्सचेंज हो सकता है। और किस प्रोसेस से एक्सचेंज हो सकता है, रिवर्सिबल प्रोसेस से भी एक्सचेंज हो सकता है या इरिवर्सिबल प्रोसेस से भी एक्सचेंज हो सकता है। समझ पाई? चलिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। रिवर्सिबल प्रोसेस को क्या, किसको कहते हैं कि आप किसी रिएक्टेंट से क्या बना दिए, प्रोडक्ट बना दिए, तो उस प्रोडक्ट से फिर आप क्या बना सकते हैं, रिएक्टेंट बना सकते हैं। ये आपका क्या कहलाएगा, रिवर्सिबल प्रोसेस कहलाएगा। और इरिवर्सिबल प्रोसेस का क्या मतलब है कि किसी रिएक्टेंट से आप प्रोडक्ट बना दिए तो उस प्रोडक्ट से ठीक से आप रिएक्टेंट नहीं बना सकते हैं, इसका ये मतलब होता है। लेकिन दोनों ही केस में आपका क्या बदलने वाला है, एंट्रोपी बदलने वाला है। हो गया? हाँ, और एक बार बताएं। रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब होता है कि तुम किसी रिएक्टेंट को क्या बनाई, प्रोडक्ट बनाई, और उस प्रोडक्ट को फिर से तुम रिएक्टेंट में बदल सकती है। इसको हम लोग कहते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। और इरिवर्सिबल प्रोसेस उस प्रोसेस को कहा जाता है कि जब हम किसी रिएक्टेंट से एक बार प्रोडक्ट बना दिए तो उस प्रोडक्ट को हम फिर से रिएक्टेंट नहीं बना सकते। क्लियर? चलिए देखते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस किसको कहा जाता है। उसको हम ए भी करके लिखे थे क्या, रिवर्सिबल प्रोसेस। चलिए इसमें हमारी दो तरह की घटनाएं घटेगी। अगर सिस्टम और सराउंडिंग की लेग की बात करें, हम किसका, सिस्टम और सराउंडिंग की बात करें, अगर सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ रही है उस केस में आपका सराउंडिंग का एंट्रोपी को घटना होगा।
क्या मेरा बात समझ पाई तुम लोग? इस केस में अगर आपका सिस्टम का इंट्रोफी इंक्रीज हो रहा है तो सराउंडिंग का इंट्रोफी को डिक्रीज होना होगा। दूसरी केस समझ लेते हैं कि अगर आपका सिस्टम का इंट्रोफी डिक्रीज हो रहा है तो उस टाइम पे सराउंडिंग का इंट्रोफी को इंक्रीज करना होगा। पकड़ पाई बात को? तो यही लाइन को हम लोग लिख देते हैं। इसका यह मतलब भी होता है कि यहां पे आपका इंट्रोफी चेंज किसके बराबर हुआ? एक बार फिर से ध्यान से सुनेगी। सिस्टम और सराउंडिंग की अगर हम बात करें, अगर सिस्टम का इंट्रोफी बढ़ रहा है तो सराउंडिंग का इंट्रोफी क्या होगा? घटेगा। अगर सराउंडिंग का इंट्रोफी बढ़ेगा तो सिस्टम का इंट्रोफी घटेगा। तो चेंज इन इंट्रोफी कितना है? कैसे तुम लोग बात को नहीं पकड़ पाती है? हम ज्यादा बड़ा भाषा तो यूज करते नहीं है। आज ही आधा केजी का खाना खा लेगी, तुम 1 पाव का खाएगी, ठीक। कल ये 1 पाव का मतलब खाना खाएगी और तुम आधा केजी का खाना खाएगी। तो कितना अंतर खाना में? कितना अंतर हुआ खाना का? यही कहानी है यहां पर भी। चलिए, इन दिस प्रोसेस, इन दिस बॉडी का मतलब यहाँ पे क्या समझेंगे? सिस्टम। हम लिख भी देते हैं, बॉडी का मतलब यहाँ पे क्या समझेंगे आप? सिस्टम। अगर सिस्टम का इंट्रोफी क्या होगा? इंक्रीज होगा, तो आपका सराउंडिंग का इंट्रोफी क्या होगा? डिक्रीज होगा। अगर सराउंडिंग का इंट्रोफी इंक्रीज हुआ तो आपका बॉडी का इंट्रोफी को डिक्रीज होना होगा। बात पकड़ में आया? डाउट है अभी भी? तो इसका यह मतलब हुआ कि डेल्टा एस यानी कि चेंज इन इंट्रोफी इक्वल टू क्या होगा? डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। बात पकड़ में आया? तभी तो 0 होगा। दोनों केस में 0 होगा। ये मान के चलिए इसको प्लस में लेते हैं तो आपको इसको क्या लेना होगा? माइनस में लेना होगा। अगर इसको प्लस में लेते हैं तो इसको माइनस में लेना होगा। तो दोनों का वैल्यू, फाइनल वैल्यू क्या आएगा? 0। बात पकड़ में आया? अगर आप इसको लिखना चाहते हैं, therefore डेल्टा एस सिस्टम, डेल्टा एस क्या लिखते हैं? सिस्टम इक्वल टू क्या होगा? इसको पहले हम प्लस में ले लेते हैं, ठीक। क्या ले लेते हैं? प्लस क्यू रिवर्सिबल बाई टी। आप फॉर्मूला पढ़ के रखे हैं कि नहीं पढ़े हैं? और अगर हम क्या लिखते हैं? डेल्टा एस सराउंडिंग इक्वल टू, अभी आप सिस्टम को क्या लिए हैं? प्लस में लिए हैं, तो अभी सराउंडिंग आपका क्या हो जाएगा? माइनस क्यू रिवर्सिबल बाई टी। तो एक प्लस में है, एक माइनस में है, तो आपका डेल्टा एस इक्वल टू 0 होगा। याद रखना कि रिवर्सिबल प्रोसेस में हमेशा चेंज इन इंट्रोफी क्या होती है? 0 होता है। अब वैल्यू भी लगा कर देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि एक प्लस में है हमेशा और एक माइनस में होता है। अगर दूसरे टाइम पे जो माइनस था वो प्लस में होगा तो प्लस था वो क्या हो जाएगा? माइनस होगा। इस तरह से दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? कैंसिल करेंगे और टोटल चेंज इन इंट्रोफी कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। समझ में आया? इरिवर्सिबल प्रोसेस, कोई भी रिएक्टेंट अगर प्रोडक्ट बन गया तो वो कभी भी रिएक्टेंट नहीं बन सकता है। ये हमारा जितना भी नेचर में आपको दिखाई दे रहा है ना, वे हमारा केवल इरिवर्सिबल प्रोसेस को दिखाता है। अगर एक बार दूसरा चीज बन गया
तो फिर से वो आपका रिएक्टेंट नहीं बनेगा। हो गया? तो लिख देते हैं हम लोग, ऑल नेचुरल प्रोसेस लिख लिए? चलिए समझिएगा, ऑल नेचुरल प्रोसेस आर सिक्वेंशियल प्रोसेस। जितना भी नेचर में जो घटनाएं घटती है हमारा, वो सब क्या है? सिक्वेंशियल है। मतलब कि सिक्वेंशियल का मतलब आप समझ सकते हैं इरिवर्सिबल। सिक्वेंशियल का मतलब क्या समझेंगे? इरिवर्सिबल प्रोसेस है। जितना भी हमारा नेचर पे जितना भी घटनाएं घटती है, जितना भी प्रोसेस है, हम लोग समझ में आ गया? जैसे मान के चलिए, हम छोटा सा एग्जांपल देना चाहते हैं कि आपने गाड़ी पे पेट्रोल भरा, ठीक? आप पेट्रोल भरे और गाड़ी को क्या किए? चलाना शुरू किए। पेट्रोल के बर्न होने से आपको क्या मिला? एनर्जी मिला, और आप डिस्टेंस को कवर किए। क्या वहां से जो आपको एनर्जी मिला, चाहे किसी भी रूप में मिला, कुछ आपको कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है बाहर, देखे होंगे, और जो एनर्जी को फिर से जोड़ के क्या आप पेट्रोल बना सकते हैं? नहीं बना सकते। लेकिन उसका इंट्रोपी वहां पे क्या हुआ? बदल गया। यही सारी बातें यहाँ पे लिखा हुआ है। वेपर पे देखिए, वेपर क्यू वेपर बाई टी, वास्तव में सब क्या होता है? बदलता है। इज यूज ओनली फॉर इंट्रोपी चेंज। जो इंट्रोपी बदल रहा है उसको हम कैलकुलेट करने के लिए वो चीज का प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर? इन द बॉडी हेंस इट्स वैल्यू विल रिमाइंस पॉजिटिव। इसीलिए इसका वैल्यू हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और एक एग्जांपल समझ लीजिए, लकड़ी आप देखे हैं ना, जो आप लोग खाना वाना बनाने के लिए यूज करते हैं, लकड़ी को जैसे आप बर्न कराए, ठीक, तो वहां से आपको क्या मिला? हीट मिला और कार्बन डाइऑक्साइड मिला, और कुछ उसका क्या बोलेंगे? एस मिला, राख जिसको कहते हैं। वहां से आपको खाना बना। अब क्या उस खाना बना जो हीट है उसको आप फिर से लकड़ी में कन्वर्ट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। लेकिन वहां पे आपका क्या चेंज हुआ? इंट्रोपी चेंज हुआ। तो उस इंट्रोपी को आप किससे मेजर कर सकते हैं? क्यू वेपर बाई टी के फॉर्मूला से ही क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे जो इसका इंट्रोपी चेंज होगा वो हमेशा क्या रहता है? पॉजिटिव ही होगा। क्लियर? यस सर। यहाँ पे लिख देंगे डेल्टा एस इक्वल टू पॉजिटिव। ये है हमारा कुछ फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एंट्रोपी। इसको एक एक करके समझ लेते हैं थोड़ा सा। पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है? एंट्रोपी इज नो मेजरेबल, कि हम एंट्रोपी को मेजर नहीं कर सकते हैं, बट एंट्रोपी चेंज इज मेजरेबल। लेकिन जो एंट्रोपी चेंज होता है उसको हम क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है? इट इज ए स्टेट फंक्शन। एंट्रोपी क्या है? हमारा स्टेट फंक्शन है, यानी कि सब्सटेंस या किसी पदार्थ की अवस्था को वो इंडिकेट करता है। which does not depend on path, लेकिन ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। क्लियर? यस सर। तीसरा नंबर पे देखिए, एंट्रोपी एंड एंट्रोपी चेंज डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। एंट्रोपी और एंट्रोपी चेंज किसी पदार्थ की मात्रा पर क्या करता है? निर्भर करता है। इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉम्प्रेहेंसिव प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस कहा जाता है। क्लियर? चौथा नंबर पे आइए, मेजरमेंट ऑफ इरेगुलरिटी ऑफ ए सिस्टम इज कॉल्ड एंट्रोपी। किसी सिस्टम का जो डिसऑर्डरनेस होता है उसको हम जहां से मेजर करते हैं उसको क्या कहा जाता है? एंट्रोपी कहा जाता है। क्लियर? अब एग्जाम में पूछा जाए तो ये लिख सकते हैं, कोई भी लिखें, डिसऑर्गेनाइज्ड भी लिख सकते हैं, इरेगुलर लिख सकते हैं, डिसऑर्डर लिख सकते हैं, अनसीक्वेंस लिख सकते हैं, आपका जो मर्जी है वो लिख सकते हैं। ठीक? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को समझने के लिए जो हमने पीछे जितना भी छोटी छोटी बात जो पढ़ के रखे हैं उसी का क्या है? ये सब कॉम्बिनेशन है। ठीक है?
यहाँ पे हम इसको पॉइंट वाइज लिख दिए हैं ताकि समझने में सुविधा हो और थोड़ा सा इजी भी लगे। तो चलते हैं थर्मोडायनेमिक्स का सेकेंड लॉ में क्या क्या पॉइंट आती है। पहला नंबर देखिए, द हीट ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिकली का मतलब समझ में आता है ना क्या? अपने आप। द हीट ऑटोमेटिकली मूव फ्रॉम हाई टू लो टेम्परेचर बॉडी, कि जो आपका हीट है वो स्वतः उच्च ताप से लो ताप की ओर मूव करता है। इसको हमको मूव कराने की आवश्यकता नहीं है। ये बात पकड़ में आया? कि जैसे कि अगर आप कहीं बहुत ज्यादा क्या है हीट है, वहां पे कोई रड को डाल देंगे तो वहां का हीट उस रड से आपका इधर ट्रांसफर होने लगेगा। इधर ट्रांसफर क्यों होगा? क्योंकि इधर आपका हीट क्या है? लो है। समझ पाई बात को? हीट का मतलब आप यहाँ पे एनर्जी भी समझ सकते हैं कि एनर्जी भी आपका हमेशा अपने आप किधर मूव करता है? हाई टू लो मूव करता है। ये कौन कहता है? हमारा थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड नियम का पहला पॉइंट कहता है। ठीक। फॉर दिस द फ्लो ऑफ हीट इन द अपोजिट डायरेक्शन, अगर इस बहाव को, इस हीट का बहाव को आप उल्टा डायरेक्शन पे बहाना चाहते हैं, मतलब लो टू हाई करना चाहते हैं। हाई टू लो तो अपने आप गया, लेकिन आप इसको क्या करते हैं? उल्टा दिशा में बहाना चाहते हैं। उल्टा दिशा में बहाने का मतलब क्या हुआ? लो टू हाई करना चाहते हैं। तो वी रिक्वायर्ड वर्क फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स, तो आपको क्या करना होगा? कोई बाहरी सोर्स, एक्सटर्नल सोर्स लगाना होगा, तभी आपका लो टू हाई जा सकता है, अदरवाइज वो ट्रांसफर नहीं हो सकता। क्या बात पाई मेरा पकड़? चलिए ध्यान से देखिएगा कि ये आपका क्या है? एक बॉडी है। ये बॉडी का नाम हम क्या मान लेते हैं? ए। इसमें आपका क्या है? हाई टेम्परेचर है। ठीक। और एक बॉडी है इधर, इस बॉडी का नाम हम क्या मान लेते हैं? बी। इसमें कैसा टेम्परेचर है? लो टेम्परेचर है। क्लियर? अगर ये दोनों को आप कनेक्ट कर दें तो ऑटोमेटिकली यहाँ का टेम्परेचर कहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगी? लो टेम्परेचर बॉडी पे ट्रांसफर हो जाएगी। और जब तक ट्रांसफर होगी कि दोनों का टेम्परेचर बराबर ना हो जाए। समझ में आया? जब दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, तो ट्रांसफर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। और उस पॉइंट को हम लोग इक्विलिब्रियम पॉइंट कहेंगे, साम्य अवस्था कहेंगे। बात पकड़ में आया? लेकिन ये लो टेम्परेचर को आपको क्या करना है? हाई टेम्परेचर में भेजना है, तो आप उसको नहीं भेज सकते हैं। इसको भेजने के लिए आपको एक्सटर्नल सोर्सेस की आवश्यकता होगी। या जबरदस्ती धकेल के भेजिए या प्रेशर लगा के भेजिए, तभी वो जा सकता है, लेकिन अपने आप नहीं जा सकता है। क्या बात पकड़ में आया? दूसरी घटनाएं यहाँ पे समझिएगा। देखिए, ये पानी है। क्या है ये? पानी। यहाँ भी क्या है? पानी। यहाँ पे इसको पंचर कर देंगे आप। पंचर का मतलब समझ में आता है? छेद कर देंगे यहाँ से, तो ये पानी आपका नीचे आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये ऊपर है, तो इसका जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है? हाई है। इस पानी का पोटेंशियल एनर्जी क्या है? हाई है। और इस पानी का पोटेंशियल एनर्जी क्या है? लो है। अभी हम पढ़ के रखे हैं कि कोई भी जो वर्क है या मतलब हीट है या एनर्जी है, किधर से किधर मूव करता है? हाई टू लो, है कि नहीं? तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या आएगा? ये हाई टू लो में आएगा। लेकिन अगर आपको बोला जाए कि इस वाटर को आप यहाँ पे लेके जाइए, तो क्या आप लेके जाएंगे? किस केस में लेके जाएंगे? एक्सटर्नल सोर्स लगाएंगे। और एक्सटर्नल सोर्स आप क्या लगा सकते हैं? यहाँ पे
मोटर लगा देंगे इस तरह से, और यहाँ से इस पानी को आप यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इसको आपको वहां पे भेजने के लिए एक्सटर्नल सोर्स की आवश्यकता पड़ी। क्या बात पकड़ में आया? यही नियम, ये पहला पॉइंट क्या कहलाता है? थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लॉ कहलाता है। बात पकड़ में आया? नहीं ना भूलेगी? सेकंड पॉइंट में चलते हैं। सेकंड पॉइंट समझिएगा, ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आर इरिवर्सिबल। जितना भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है वो क्या होता है? इरिवर्सिबल होता है। जैसे कि लकड़ी का जलना, पेट्रोल का जलना, कोयले का जलना, सब क्या है? इरिवर्सिबल है। एक बार बन गया तो बन गया, उसको आप दोबारा से नहीं बना सकते हैं। ये कहता है दूसरा पॉइंट थर्मोडायनेमिक्स का। बात पकड़ में पाई? तीसरा पॉइंट में आइए, इट इज इम्पॉसिबल। ये वर्ड हम बता चुके हैं आप लोगों को। इट इज इम्पॉसिबल टू क्रिएट ए मशीन दैट वर्क इन ए साइकिल व्हिच कैन कन्वर्ट हीट इनटू ए फुली इक्विवेलेंट वर्क। कि आज तक कोई भी ऐसा मशीन नहीं बना है जो आपका हीट को पूरी तरह से वर्क में बदल दे। कुछ ना कुछ वहां पे लीक करेगा, और वही लीक को भी हम लोग एंट्रोपी कहते हैं। समझ पाई? दुनिया में आज तक ऐसा संभव है ही नहीं कि कोई ऐसा मशीन बना ही नहीं कि पूरा हीट जो आप दे रहे हैं काम करने के लिए, उस हीट के बराबर वो आपको काम करके दे दे। क्या बात पकड़ में आया? ये भी कहता है सेकंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स का, तीसरा पॉइंट में। पकड़ पाई बात? अब चूल्हा जलाते हैं खाना बनाने के लिए, तो वहां से केवल आपका खाना बनाने इतना ही हीट निकलता है? उतना ही निकलता है? एक्स्ट्रा निकलता है। ठंडा के दिन में आप उसको इस्तेमाल कर लेते हैं बर्तन, बताइए, और इस्तेमाल नहीं करते हैं उस समय तो बेकार जाता है। तो हीट को पूरी तरह से एनर्जी में कहाँ कन्वर्ट किया? आपका जो स्टोव है, चूल्हा है, वो चूल्हा का मशीन है ना, जो हीट को एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, लेकिन पूरी तरह से कन्वर्ट नहीं कर पाता। दुनिया में कोई भी ऐसी मशीन नहीं बना है। बात पकड़ पाई? चौथा पॉइंट समझिएगा, इन ए रिवर्सिबल प्रोसेस द एंट्रोपी ऑफ ए बॉडी इज कांस्टेंट। रिवर्सिबल प्रोसेस में आपका एंट्रोपी क्या होता है? कांस्टेंट होता है। क्लियर? समझिएगा इसको, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है रिवर्सिबल में। रिवर्सिबल का मतलब समझ में आता है? आदान प्रदान। रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है? आदान प्रदान। मेरा बात को बढ़िया से समझिएगा यहाँ पे कि यहाँ पे अंशु को मान के चलते हैं, एक 200 का पेन खरीदी। कितना का पेन खरीदी? 200 का पेन खरीदी। समझिएगा मेरा बात को। चलिए, ये पेन कितना का है? 200 का। ठीक? अब इस पेन को घर लेके गई, इसका मम्मी ने इस पेन को देखा और बोली कि कितना का पेन है? तो अंशु बताई कि 200 का पेन है। तो इसका मम्मी क्या बोलती है कि 200 का पेन लेने का क्या मतलब है? तुम 10 रुपया का पेन में काम नहीं चला सकती है क्या? नहीं हो सकता है क्या? तो अंशु क्या समझती है? ठीक ही बोल रही है। अब दूसरा दिन जाती है और जिस दुकान से लेके खरीदी है, ये शॉप है, इस दुकान पे जाके इस पेन को क्या कर लेती है? वापस कर लेती है और साथ में 200 पैसा ले लेती है। क्लियर? ना यहाँ पे अंशु को घाटा हुआ, ना दुकानदार को घाटा हुआ घाटा? नहीं हुआ घाटा। अब दूसरा दिन इसका मम्मी कहीं पे पार्टी में जाने वाली है। ठीक? अंशु को क्या बोलती है? अरे अंशु, उस दिन 200 का पेन जो खरीद लाई तू देना थोड़ा सा, हम पार्टी में जा रहे हैं। ठीक? तो अब क्या बोलती है अंशु? कब जाना है? कल जाना है। चुपके से वो जाती है, 200 रुपया किसको देती है? दुकानदार को देती है, और ये पेन को तो आप क्या समझे? इसमें ना दुकानदार को घाटा हो रहा है, ना अंशु को घाटा हो रहा है। कितनों बार भी वो बदली कर ले,
बदली चक्कर चल रहा है, लेन और देन। जब पेन दे रही है अंशु को 200 मिल रहा है, 200 अंशु दुकानदार को दे रहे हैं, 200 का पेन मिल रहा है। तो इस तरह से यहाँ का एंट्रोपी क्या हुआ, कांस्टेंट है। क्या बदला यहाँ पे? बात पकड़ में आया? यही बातें यहाँ पे लिखा गया है कि इन ए रिवर्सिबल प्रोसेस, अंशु ने ऐसा कौन सा प्रोसेस किया था अभी, रिवर्सिबल प्रोसेस, द एंट्रोपी ऑफ ए बॉडी इज कांस्टेंट। नहीं बदला, बदला नहीं बदला। चलिए आगे ध्यान से देखिए, बट इरिवर्सिबल प्रोसेस द एंट्रोपी ऑफ ए बॉडी इज इंक्रीज। अब क्या होता है, अब क्या होता है कि यही पेन को दुकानदार ने 160 रुपया में खरीद के लाया। चलिए 160 नहीं मानते हम, 150 रुपया में खरीद के लाया। समझिए मेरे बात को, ठीक। अब अंशु फिर से पेन को खरीदने गई कि हमको पेन दीजिए, तो दुकानदार ने जो 150 रुपया में खरीद के लाया है उस पेन को 200 रुपया में क्या कर दिया, बेच दिया। समझ पा रही है बात को? अब दूसरा दिन वही कहानी बनी और अंशु ने उस पेन को रिटर्न करने के लिए चला दुकान पे। पा रही है? अब दुकानदार क्या कहता है कि नहीं, अगर तुम इस पेन को रिटर्न करेगी तो ये केवल पेन 150 का है, आप 150 रुपया ले जा सकते हैं, आपको 50 रुपीज नहीं मिलेगी। क्या मेरा बात समझ में आ गया? अब उस केस पे अंशु क्या करेगी, पेन को रिटर्न करेगी? नहीं करेगी। करेगी पेन को रिटर्न? नहीं करेगी। अब उसको लो हम 10 रुपया और देते हैं, जाओ तुम पेन को रिटर्न करके आओ, तब भी नहीं करेगी, तब भी उसको 40 रुपए का घाटा लग रहा है यहाँ पे। तो ये प्रोसेस एक ही बार चला कि बार बार चलेगा? एक ही बार दुकान गए, दोबारा नहीं जाएगी दुकान। तो समझ गई कि अब ये मामला ये है कि नहीं है? तो दुकानदार को कितना का बेनिफिट हुआ यहाँ पे? 50 का। ये है आपका सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। पकड़ पाई? डाउट है कहीं पे? चलिए देखते हैं गिब्स फ्री एनर्जी किसको कहते हैं। गिब्स फ्री एनर्जी समझ में आया? कि अगर आप कहीं पे क्या करा रहे हैं, कोई हीट से या कोई एनर्जी दे के क्या करा रहे हैं, काम करा रहे हैं, तो वहां पे जितना एनर्जी से आपका काम हो रहा है, जितना एनर्जी से काम हो रहा है, एनर्जी आप बहुत ज्यादा दे रहे हैं वहां पे, लेकिन जो एनर्जी केवल आपका यूजफुल है, जिससे केवल उस एनर्जी को आप क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, वही एनर्जी क्या कहलाता है, गिब्स फ्री एनर्जी कहलाता है। और जो एनर्जी बच गया इधर उधर वो एंट्रोपी कहलाती है। बचा हुआ एनर्जी क्या कहलाएगा, एंट्रोपी कहलाएगा। क्या मेरा बात समझ में आ गया? कि आपने वही वाला एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि लकड़ी जलाया और खाना बनाना शुरू किए, तो जितना एनर्जी से आपका खाना बना वही एनर्जी गिब्स फ्री एनर्जी कहलाएगा, और बेकार का जो एनर्जी इधर उधर चल गया वो सब क्या कहलाएगा, एंट्रोपी कहलाएगा। अब तो बात पकड़ में आया? चाहे आप कितनों भी वहां पे एनर्जी लगा दें, जो एनर्जी केवल यूजफुल होती है, जिस एनर्जी से केवल आपका काम होता है, वही एनर्जी आपका गिब्स फ्री एनर्जी कहलाएगा। बात पकड़ में आया? ये चीज लिखा हुआ है यहाँ पे, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल वर्क, वो एनर्जी जो क्या करता है, यूजफुल वर्क में बदल देता है, by a system during a process is called the free energy। आप चाहें तो यहाँ पे गिब्स लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्री एनर्जी ऑफ दैट सिस्टम। क्लियर? गिब्स फ्री एनर्जी को कैपिटल जी से रिप्रेजेंट किया जाता है। गिब्स फ्री एनर्जी इक्वल टू टोटल हीट एनर्जी माइनस ये क्या है, टेम्परेचर और चेंज एंट्रोपी। क्लियर? तो जो आपका एंट्रोपी बचा, मेरा बात समझिएगा, आपने टोटल एनर्जी कितना दिया, H, तो आपने कितना यूज किया है वहां पे, जितना वहां पे एक्स्ट्रा एनर्जी बचा, एक्स्ट्रा एनर्जी को आप क्या नाम दिए थे, एंट्रोपी।
तो इस इंट्रोफी को टोटल एनर्जी में घटा देंगे, उतना एनर्जी को यूज किए। यही चीज तो यहाँ पे लिखा गया है, देखिए जी इक्वल टू टोटल एनर्जी माइनस इंट्रोफी, समझ लीजिए। तो यही आपका क्या कहलाएगा, एनर्जी। डाउट है? चलिए थोड़ा सा, therefore ये H दिखाई देता है, ये H इक्वल टू क्या पढ़ के सीखे, क्या जानेंगे आप लोग, जल्दी बोलिए। E प्लस PV, याद आया कुछ? हाँ, H इक्वल टू क्या जानते हैं, E प्लस PV जानते हैं। ये क्या है, नहीं है? तब G इक्वल टू आपको क्या मिलने वाला है, H है आपके पास, क्या H के जगह में आप लिख सकते हैं E प्लस PV माइनस PS। बात पकड़ में आया? इन चेंज, अगर हम इसको क्या कर दें, चेंज कर दें, बदल दें, तो आपको क्या मिलेगा, डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा E प्लस डेल्टा PV माइनस डेल्टा PS मिलेगा। डाउट है? चेंज का मतलब क्या होता है, बदलना। बदलता है तो सबके आगे हम क्या लगाते हैं, डेल्टा लगाते हैं। हो गया? चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। और डेल्टा G इक्वल टू क्या है आपके पास में, डेल्टा E प्लस, बात को समझिएगा यहाँ पे, P डेल्टा V। यहाँ पे क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है और वॉल्यूम चेंजेस है। क्लियर? प्लस एक बार क्या करेंगे, वॉल्यूम को कांस्टेंट, प्रेशर को चेंजेस। ये हम इसके लिए दोनों टर्म को लिखे। क्या बात पकड़ में आया? देखिए डेल्टा PV है, मतलब क्या क्या बदल रहा है आपका, प्रेशर भी बदल रहा है और वॉल्यूम भी बदल रहा है, लेकिन दोनों चीज को एक ही बार में बदलना पॉसिबल नहीं है। तो एक बार क्या करेंगे, आप वॉल्यूम को बदलेंगे और एक बार क्या करेंगे, प्रेशर को बदलेंगे। तो ये टर्म के लिए आप दोनों टर्म लिख सकते हैं। ये डाउट है? नहीं है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर भी आपका टेम्परेचर और एंट्रोफी है। तो एक बार T डेल्टा S प्लस S डेल्टा T लिख सकते हैं। एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर लिख देंगे यहाँ पे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। चलिएगा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। कांस्टेंट का मतलब क्या, कि उसका वैल्यू नहीं बदलेगा। बदलेगा? नहीं बदलेगा। नहीं बदलेगा उसका क्या मतलब हुआ, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी कि डेल्टा T इक्वल टू 0 और डेल्टा T इक्वल टू 0। अब तो बात समझ में आया? नहीं पकड़ पाई? आया। तो डेल्टा G ऊपर बना दे रहे हैं, डेल्टा G इक्वल टू, बोलिए, डेल्टा E प्लस, बताइए, V। अच्छा ये तो नहीं बदलेगा, हाँ, P डेल्टा V प्लस, आप ये डेल्टा P है आपका, ये क्या हो गया, 0, 0 इंटू V, 0, बीच में माइनस का साइन है ना, चलिए माइनस लगाते हैं। डेल्टा मतलब T डेल्टा S, T डेल्टा S प्लस डेल्टा T ऑल्सो 0, 0 हो गया। नहीं समझ में आया? क्लियर? आगे चलिएगा, ये क्या चीज लिखा हुआ है, डेल्टा E प्लस P डेल्टा V इक्वल टू डेल्टा H। नहीं होता है? होता है। डेल्टा E प्लस P डेल्टा V इक्वल टू डेल्टा H। तब बोलिए, डेल्टा G इक्वल टू, इस दोनों के बदले में डेल्टा H माइनस P डेल्टा S। ये देखिए कहां पे चल गया, ध्यान दीजिए इसको।
क्या है ये G इक्वल टू एच माइनस टी एच, तो चेंजेस कंडीशन का है, डेल्टा G इक्वल टू एच के जगह में डेल्टा एच माइनस टी एस के जगह में टी डेल्टा एस। और इस इक्वेशन को हम लोग जानते हैं गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन के नाम से। किस इक्वेशन के नाम से जानते हैं इसको? गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। किसके नाम से जानते हैं? गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन के नाम से जाना जाता है। हो गया? इस एनर्जी आया समझ में? चलिए ठीक है, कल